कॉलेज जयपुर में कोबोस 8800 मशीन एवं 20,000 टेस्ट किट उपलब्ध कराए गए। कंपनी द्वारा मेडिकल कॉलेज जोधपुर को मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई। मशीन के क्रय हेतु 6.726 करोड़ रुपए तथा मशीन के साथ 20,000 टेस्ट किट भी क्रय किए गए, जिसके लिए 2.96 करोड़ रुपए व्यय किए गए। खंड 2 सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक कोबोस 8800 मशीन दिनांक 30/8/2020 को स्थापित की गई। उक्त मशीन द्वारा प्रतिदिन की गई जांच तथा किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपने कोबोस 8800 मशीन की निविदा कब आमंत्रित की और कितनी कंपनियों ने भाग लिया, क्रय का आदेश कब दिया और मशीन कब लगी। इस मशीन को खरीदने के लिए चिकित्सक की किस समिति ने अनुशंसा की, अगर अनुशंसा की हो तो फिर दूसरी मशीन आपने क्यों नहीं लगाई, ये बताने की कृपा करें। इसे 4 प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये चिकित्सा से जुड़ा हुआ सवाल है और जो मशीन का माननीय सदस्य ने सवाल लगाया है, ये एक ही कंपनी बनाती है। हम इस मशीन को लेने से पहले RT-PCR की जांच, आप जानते हो कि जब कोविड आया यहाँ पे सुविधा नहीं थी, हमने टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की, केसेस बढ़ने लगे, लोड भी बढ़ा। हमारे पास पूरे उस समय में काइजन, परिकर्न, एल्मर, जिबायो, थर्मोफिशर, टेकन, ये मशीनें उपलब्ध थी और एक चक्र में ये 96 जांच कर सकती थी अध्यक्ष महोदय, और 5 से 7 घंटे का टाइम लगता था। जब केसेस का लोड बढ़ा तब हमने, हमारे वैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि किसके कहने से लिए, जब कोविड आया था तभी मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने एक विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल बनाया था और समय समय पे वो अपनी एडवाइस देते थे। तो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जब ये कहा कि रॉस कंपनी है, वो कंपनी बनाती है एक ऐसी मशीन कोबोस 8800 के नाम से, जो 4000 टेस्ट पर डे 24 घंटे में करके दे सकती है। तो हमने, क्योंकि महामारी के दौर में ये आवश्यक था कि हमारी जनता की हिफाजत कैसे हो, टाइम बाउंड उनके टेस्टिंग कैसे हो, हमने इसका प्रिक्योरमेंट का ऑर्डर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बताया है इसमें जैसे निविदा कब आमंत्रित की, कितनी कंपनियों ने भाग लिया, ये बताया नहीं। दूसरा, इन्होंने जो कोरोना का हवाला दिया, मैं मंत्री अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कोरोना की जब दूसरी लहर पीक में, जब मार्च से मई के बीच में थी, तब इस मशीन से आपने एक भी जांच नहीं करी। आपने जो रिप्लाई दिया है इसमें मार्च से लगाकर मई तक आपने एक भी जांच नहीं की, और इस मशीन की जो जांच की कैपेसिटी आपने बताई 4000 प्रतिदिन करने की, तो आपने जो रिप्लाई दिया है इसमें से 200 से लगाकर कहीं 2500-2600 तक की जांच की, 4000 की इसकी कैपेसिटी थी और 8000 तक जांच हो सकती थी। तो आपने ये जांचें क्यों नहीं की इस मशीन में? अध्यक्ष जी, मैं यही बात है कि इस मशीन को 8वें महीने में आपने 2020 में खरीद ली। ऐसी कोई तारीख बताओ जिसमें आपने इनकी 8000 की कैपेसिटी के लगभग आसपास कोई टेस्ट इस मशीन से किए हों। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कैपेसिटी 4000 टेस्ट करने की, एक दिन की, एक मशीन की। एक मशीन हमने इंस्टॉल की, दूसरी तो आई नहीं। 4000 की कैपेसिटी होने का मतलब ये नहीं कि हम जबरन 4000 टेस्ट उसमें करेंगे ही करेंगे। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी बन गई कि हमारे को टेस्टिंग लोड ज़्यादा बढ़ा, तो हमारे पास इक्विपमेंट तो होने चाहिए, और हमने एक दिन में सर्वाधिक 3500 टेस्ट किए हैं इससे, ऐसा नहीं है। लेकिन जबरन, बाकी भी तो हमारे पास इक्विपमेंट थे, हमने टेस्टिंग कैपेसिटी फेज मैनर में बढ़ाई है। और आप देखेंगे टोटल जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है वो, आप इधर उधर 1 मार्च 2020 को 18, क्या आप पूछना क्या चाहते, पूछो। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस मशीन का जयपुर में लगने के बाद ऐसा कोई समय आया क्या जिसमें इसने फुल कैपेसिटी के हिसाब से, पेशेंट तो थे आपके यहाँ, जयपुर के पेशेंट की संख्या कभी 8000 कभी 9000 तक भी पहुँची है, वो उस समय इस मशीन ने
वो सारे टेस्ट किए हैं क्या? और जिन जगह जैसे उदयपुर है उसमें ये मशीन तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी टेस्ट की संख्या है, इस मशीन को लगने के बाद जयपुर में क्या विशेष काम हो गया, ये जानना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेस्टिंग कैपेसिटी समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने बढ़ाई है। मैंने जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा 3500 टेस्ट एक दिन में किए भी हैं, लेकिन हमने इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो अलग अलग जगह 72 जगह पर टेस्ट हो रही है। 1,45,000 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। ये मशीन जो खरीदी गई तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए खरीदी गई, और हमने ही नहीं खरीदी, हिंदुस्तान में 8800 6 जगह खरीदी गई है, राष्ट्रीय संस्थानों में भी खरीदी गई है। और इसके अलावा एक मशीन और आती है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 6800 है, वो भी कम से कम 9 जगह पे भारत पूरे देश के अंदर खरीदी गई है। और हमारी तो एक मशीन जो यहाँ आनी थी डिले हुई, अब ICMR ने उसको पहले डाइवर्ट कराया बिहार के लिए। इस मशीन की उस वक्त आवश्यकता थी, ये कोई जयपुर में SMS में हमने नहीं खरीदी, पूरे देश में खरीदी है। अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इसमें कोरोना पीक में एक भी जांच नहीं की, मार्च से मई है, वो तो बताया मंत्री जी। प्लीज गुरदीप सिंह। प्रश्न संख्या 452। खंड 1। जी हाँ, स्पिनफेड के संबंध में जारी मंत्रिमंडल आज्ञा 131/2016 दिनांक 21/11/16 द्वारा अनुमोदित मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के बिंदु संख्या 7/1 की अनुपालना में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम विभाग से अनुमति प्राप्त कर जाकर फेडरेशन इकाइयों को दिनांक 22/7/17 से विधिक रूप से बंद क्लोजर किया जाकर विभागीय आदेश दिनांक 28/11/17 से स्पिनफीड को अवसायन में लाया जा चुका है। इसमें स्पिनिंग इकाई हनुमानगढ़ भी शामिल है। खंड 2। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में नरमा कपास का उत्पादन बहुतायत से होता है। धागा विक्रय हेतु पास के लुधियाना, पानीपत, दिल्ली व मेरठ इत्यादि मंडियां उपलब्ध है। साथ ही श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, परंतु लगातार घाटे व कार्यशील पूंजी के अभाव में मिल को बंद किया गया है। खंड 3। इस मिल को पुनः चालू करने हेतु समय समय पर जन आंदोलन किए गए थे और वर्तमान में भी समय समय पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मिल को पुनः चालू करने की मांग की जाती रही है। खंड 4। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचारार्थ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे हनुमानगढ़ के अंदर ये स्पिनिंग मिल जो बंद की गई है, इसके अंदर हमारे 3000 लोग बेरोजगार हुए हैं और हमारे नरमा कपास की जो खेती है वो काफ़ी होती है। इसलिए उस टाइम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद करने का फैसला किया था और आपके नहीं वहाँ पे आंदोलन खड़ा किया था, काफ़ी लंबा आंदोलन चला था। उसके बाद आपने इसको घाटे के लिए बताया, घाटा इसमें नहीं था। प्रश्न पूछे। और इसके अंदर बहुत कीमती मशीनें लगी हुई हैं। आज नशेड़ों का वहाँ अड्डा बना हुआ है। कम से कम आप सरकार चालू नहीं कर सकती तो उसको प्राइवेट संस्था को किसी को भेजकर वहाँ लोगों को रोजगार भी दे दे, और जो हमारे नरमा कपास की खेती का जो नरमा कपास होता है उसका जो कच्चा माल आता है उसके तग्गा भी बने और लोगों को रोजगार भी मिले। अगर सही तरीके से चलती रहती तो बंद करने की स्थिति पैदा नहीं होती। लगातार घाटा चल रहा था और तत्कालीन सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। इस कारण से पूंजी का भी अभाव था और घाटा भी हो रहा था, इसके लिए बंद कर दी। और आज की तारीख में इनको चालू करने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अगर आपके पास हैं तो लाएं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला। 453। जी हाँ, ग्रीन टैक्स से संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2। विगत 3 वर्ष में प्रदेश में ग्रीन टैक्स के रूप में अर्जित राशि का विवरण निम्नानुसार है। 2017-18 197.17 करोड़, 2018-19 173.15 करोड़, 2019-20 218.47 करोड़। खंड 3। ग्रीन टैक्स से अर्जित राशि के उपयोग हेतु
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पृथक से राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का दिनांक 29/2/2012 को गठन किया गया था। उक्त निधि हेतु जारी निर्देशों के बिंदु संख्या 9 में उल्लेखित मदों में उक्त राशि का व्यय किया जाना निर्धारित किया गया है। प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि हेतु संग्रहित ग्रीन टैक्स उपयोग अनुमत कार्यों हेतु किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो अधिसूचना इसके लिए जारी की गई थी 2012 में, उसमें स्पष्ट उसमें उल्लेख है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये टैक्स लगाने की आवश्यकता है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और पर्यावरण सुधार के लिए इस मद में से कितनी राशि व्यय की गई है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि विगत 3 साल में इस पर 588 करोड़ रुपए के लगभग सरकार को प्राप्त हुए हैं। तो बिंदु संख्या 9 में किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बिंदु संख्या 9 में जो कार्य अनुमत हैं मद वाइज उसमें कितना खर्च किया गया है। दूसरा जो बिंदु संख्या दो प्रश्न, इतना प्रश्न पूछते जाओगे तो अंतिम 2 प्रश्न का जवाब। अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी चाहिए वो किस किस मद में कितनी कितनी राशि खर्च की गई है, मैंने आपको क्वेश्चन में लिखित में उत्तर दिया है, क्योंकि लंबा चौड़ा विवरण है। जो जो आपने मांगी है वो सब उसमें उपलब्ध है। और आप ये सही कह रहे हैं, ये जो ग्रीन टैक्स लगाया गया है उसका लगाने का मकसद यही है। ये ग्रीन टैक्स जब हमने लगाया, ये 2006 में लागू किया गया और इसका मकसद इतना ही था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए ग्रीन टैक्स लागू किया गया। अब किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्च किया गया वो सारा हमने लिखित में विवरण है और वो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी विवरण किसी भी मद का इसमें नहीं है, आपके पास प्रश्न है, आप देख लीजिए, उत्तर है। और मेरा निवेदन ये है, वो पूछ रहे हैं आप सपोर्ट किया, पूछ रहे हैं वो बात। मेरा निवेदन ये है कि प्रदूषण को सुधारने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया। और दूसरा ये है कि बिंदु संख्या 4 में ये है कि अनुमत कामों पर ही खर्च किया गया। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि गैर अनुमत कामों पर खर्च किया गया है या नहीं, हाँ या ना जवाब दें। और मद वाइज कोई भी इसमें कोई भी वो नहीं दे रखा है कि इसमें। माननीय मंत्री जी, ये मैंने भी देखा है, मद वाइज इसमें रिपोर्ट नहीं दे रखी है। मद वाइज माननीय सदस्य को आप उपलब्ध कराएं, जिससे वो दोबारा दूसरे ढंग से प्रश्न लेके हमें अलाउ करेंगे, पर इसमें मद वाइज नहीं दी है रिपोर्ट। मैं अध्यक्ष महोदय आपके पास भिजवा दूंगा मद वाइज जो ना प्लीज डोंट से, प्लीज अंडरस्टैंड मंत्री जी, मेरे पास भिजवा दे नहीं है। नहीं आपके पास नहीं, इनके ना मैं ये कह रहा, समझा मत, विभाग को ये निर्देशित करें, इस तरह का उत्तर नहीं दें। जब प्रश्न पूछा है तो उत्तर पूरा आना चाहिए। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ। इस प्रश्न को, प्रश्न का सरकार उत्तर तो पूरा आना चाहिए। हम असेंबली में ही हमारा विभाग उत्तर पूरा नहीं दे रहा है तो फिर ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं सभी विभाग के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, अपने विभाग के अधिकारियों से प्रश्न का जवाब देने से पहले एश्योर कर लें कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके सम्यक उत्तर आने चाहिए। ये जनरल है। और जो माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, आपके पास उत्तर हो तो उसका जवाब दे दें। जिन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि इसके अलावा किसी पर खर्च किया, हाँ या ना, उस पर जवाब देना चाहिए तो दे दें, बाकी हम बाद में लेंगे इस प्रश्न को। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि में जो ग्रीन टैक्स उपयोग में लिया गया, अनुमत कार्यों में उपयोग में लिया गया है। और विभाग में यदि पूरी जानकारी इसमें उपलब्ध नहीं कराई है तो विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको ताकीद किया जाएगा कि भविष्य में विभाग के अधिकारी ऐसी गलती नहीं करें। अगला प्रश्न दानिश को, चेतन 454। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान मदरसा बोर्ड से सवाई माधोपुर जिले में कुल 147 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 347 पैरा टीचर कार्यरत हैं। पैरा टीचर को दिए जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक प्रबोधक सीधी भर्ती 28-29-8 दिनांक 31/5/2008 के द्वारा सुविधा कर्मियों के लिए विज्ञप्ति
जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के संबंध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर सुविधा आधारित मदरसा पैरा टीचर जिनको कम से कम 5 वर्ष का निरंतर अध्यापन अनुभव हो को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत पैरा टीचर को वर्ष 2008 में बनाए गए प्रबोधक की सूची प्रसिद्ध तौर पर संलग्न है। खंड 3 मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश क्रमांक 15/5/1 मंत्रिमंडल 2019 दिनांक 1/1/2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत सुविधा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु माननीय ऊर्जा मंत्री विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में चाहिए गई सूचना मंत्री स्तरीय समिति को प्रसिद्ध की जा चुकी है तथा विधानसभा सत्र 6 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के समस्त सुविधा कर्मियों के लिए नियम बनाने एवं पृथक से विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानकारी लेना चाहूँगा कि एक तो मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों के कैडर व नियमन की घोषणा की थी, उस पे आपके विभाग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। दूसरा, अध्यक्ष जी, जो मदरसा पैरा टीचर्स हो या संविदा कर्मी जितने भी हैं, इनकी मुख्य समस्या ये रही है कि इनका वेतन या मानदेय इतना कम है। आज मदरसा पैरा टीचर्स जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी कम मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके बारे में इन्होंने एक 2019 के अंदर कमेटी बना दी गई, ऊर्जा मंत्री जी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज दिन तक क्या ये लगातार कमेटी चलती रहेगी? ये ठोस जानकारी ये दें कब तक इनका वेतन या मानदेय तय कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है कि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये बजट में घोषणा की थी कि सुविधा कर्मियों के लिए सेवा नियम और कैडर बनाया जाएगा। उसके लिए हमारे विभाग ने, क्योंकि ये कार्रवाई पूर्ण जो है सुविधा कर्मी सभी विभागों में और कार्रवाई कार्मिक विभाग करेगा, तो हमारे विभाग ने 2 पत्र लिखे, उनको अलग जो सूचना चाहिए गई थी। एक तो क्रमांक 3181 दिनांक 30/7 को हमने भेजा है कार्मिक विभाग को, और दूसरा 5226 दिनांक 6/9/2021 को हमारी तरफ से जो जानकारी और सूचना देनी थी वो कार्मिक विभाग को हम भेज चुके हैं। दूसरा, जब इनकी बात ठीक है कि मदरसा पैरा टीचर को मानदेय बहुत कम मिल रहा है, पर मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर बजट घोषणाओं में आपने देखा कि कहीं पर 10% और 15% राशि मानदेय बढ़ाया भी है, और जब भी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि इनके आगे क्या सरकार करेगी। जनाब, मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना है कि ये लोग शिक्षण का कार्य करते हैं, और जो लोग शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उनके वेतन या मानदेय में कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो वो शिक्षा पे प्रभाव डालती है। तो ये एक ठोस जवाब ये मिले कि इनका वेतन मानदेय फला समय तक जितने भी संविदा कर्मी इनका बढ़ा दिया जाएगा, इसका जवाब। हमारी तरफ से जो कमेटी सुविधा कर्मियों के लिए बनी है, विभाग की तरफ से पूरी सूचना जो है मंत्रिमंडल स्तरीय कमेटी को भेजा दी गई। जब कमेटी इसमें कोई निर्णय होगा उसके बाद ये तय हो पाएगा कि उनके लिए जब उनको परमानेंट करना है या आगे जो अग्रिम कार्य होगी उसी से तय हो पाएगा। देखिए, ये जो पैरा टीचर्स हैं ये 2008 से लेकर काम कर रहे हैं और आज अपन 2021 में हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, या जो भी कमेटी बनी है, आप इसका निर्णय जितना जल्दी करो। ये जो सैलरी 9,000 है, इसमें 14 साल से वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। इसको सहानुभूति कर निर्णय आप क्या करोगे, पर कम से कम इसका वेतन तो बढ़ाओ जिससे पेट भर सके। लक्ष्मण, ये सभी विभागों में सुविधा कर्मी है, क्योंकि मानदेय कर्मी है उसी हिसाब से उनकी जो भर्तियां हुई है, तो मानदेय कर्मचारी के हिसाब से हुई है, तो सभी का जो तय होगा पूरे सभी विभागों का उसी समय तय हो पाएगा कि इसमें क्या किया जाए। अगला प्रश्न गणेश गोगरा। प्रश्न संख्या 456। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 माँबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा सहयोगिनियों का चयन निर्धारित मापदंड अनुसार ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है। वरिष्ठता एवं अनुभव के आधार पर मानदेय दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इनके मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर बजट की उपलब्धता एवं उनकी मांगों के आधार पर परीक्षण कर विचार किया जाता है तथा समस्त शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि एक साथ की जाती है। समय समय पर मानदेय
में की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर बजट की उपलब्धता एवं उनकी मांगों के आधार पर परीक्षण कराकर विचार किया जाएगा। सर, माहबाड़ी में कई वर्षों से माहबाड़ी अध्यापक काम कर रहे हैं। खाली 9,800 9,000 में उनका घर परिवार भी नहीं चलता है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री सरकार से मांग करता हूं कि इनका मानदेय बढ़ा जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007 से 1200 रुपयों से लगा के आज बढ़ते बढ़ते सरकार चाहे इधर की हो इधर की हो 9,800 रुपये तक मानदेय बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न महेंद्रजीत माल्या। मैं एक प्रश्न को स्किप कर गया। महेंद्रजीत माल्या है। चलो अगला प्रश्न श्रीमती कृष्णा पुनिया। प्रश्न संख्या 457। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, विधानसभा घोषणा 2019 की अनुपालना में चूरू जिले के राजगढ़ में एथलेटिक्स का नया स्टेडियम बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा 10/2/2020 को राशि 800 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 50 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी RSRDC के पक्ष में जारी कर दी गई है। पत्र 23/2/2021 के द्वारा भी युवा मामले व खेल विभाग द्वारा 70 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी RSRDC के पक्ष में जारी कर दी गई है। इस प्रकार परियोजना पर कुल राशि 120 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी RSRDC के पक्ष में जारी की गई है। एथलेटिक्स का नया स्टेडियम बनाने हेतु कार्यकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन निविदा दिनांक 19 को आमंत्रित की गई, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदा को दिनांक 11/6/2021 को निरस्त किया गया, जिसके कारण अभी तक प्रारंभ नहीं हो सकी। प्रक्रिया के लिए निर्देश प्रदान दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि पुनः टेंडर प्रक्रिया के निर्देश कब प्रदान किए गए तथा स्टेडियम का निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, RSRDC के एक काम की मैंने रिव्यू ली थी। ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक ने एक सवाल विधानसभा में लगाया था। अगले ही दिन मैंने खुद ने जाकर वहां पर पाया कि उस काम में बहुत ज़्यादा कमियां हैं और मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को उसके ऊपर कार्रवाई करने की चिट्ठी लिखी। संबंधित डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की कि नहीं ये मुझे उस डिपार्टमेंट का पता नहीं, लेकिन उसके बाद में मैंने अपने डिपार्टमेंट में RSRDC के जितने भी कार्य चल रहे थे उनकी एक रिव्यू मीटिंग रखी। उस रिव्यू मीटिंग में हर काम में बहुत ज़्यादा डिले पाया गया, कई कामों में कमियां पाई गई। उस वजह से हमने डिपार्टमेंट के लेवल पर यह फैसला लिया गया कि हम लोग ओपन टेंडर करेंगे और प्राइवेट कंपनीज करेंगे, लेकिन निरंतर उसको फॉलोअप करने के बाद में भी हमें एक्शन डेपुटेशन पर नहीं मिलने के कारण अब मजबूरी में वापस हमको RSRDC को ही वो काम देना पड़ रहा है। वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा, हमने जारी कर दिया है, जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका अगला चुनाव आएगा उससे पहले पहले आपसे फीता कटवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एक ओलंपियन हूं, तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट मैं मान सकती हूं, और जैसा वादा मंत्री जी ने कहा है कि मेरे इलेक्शन से पहले इसे पूर्ण कर लिया जाए, तो सभी सदस्यों के सामने ये आपने वादा किया है। कृपया करके इस पे आप ध्यान जरूर रखेंगे कि किन्हीं कारणों से डिले हो रहा है, वो कारण फिर से ना हो। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री जोगेंद्र सिंह आवाना। प्रश्न संख्या 458। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की पालना में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हेतु ग्राम खटोटी तहसील नदबई की 17.81 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी। निगम द्वारा गठित स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम खटोटी की भूमि का मौका दिनांक 2/7/2019 को देखा गया। स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम खटोटी की भूमि के राष्ट्रीय राजधानी परियोजना राजस्थान सब रीजनल प्लान में होने से मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के अनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। स्थल चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार
मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की जांच कराने पर पाया गया कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के राजस्थान सब रीजनल प्लान 2021 में इको सेंसिटिव जोन के नेचुरल कंजर्वेशन जोन में सम्मिलित है। राज्य सरकार की तरफ से NCRPB में आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है एवं विभागीय पत्र दिनांक 3/8/2021 एवं 16/8/2021 के द्वारा राज्य सरकार की तरफ से दर्ज करवाई गई आपत्ति की निरंतरता में अलवर व भरतपुर जिले की प्रभावित भूमि की विस्तृत ग्राउंड थ्रूटिंग रिपोर्ट भी NCRPB को प्रेषित की गई है। उक्त आपत्ति के क्रम में NCRPB स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है। स्वीकृति उपरांत नदबई क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा। खंड 2 नदबई के मास्टर प्लान 2011-2031 में औद्योगिक उपयोग भू उपयोग हेतु 112.53 एकड़ भूमि दर्शाई गई है। मास्टर प्लान में औद्योगिक भू उपयोग हेतु निर्धारित भूमि के अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहूँगा कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पिछले बजट में 2020 में ये घोषणा हुई थी रिको इंडस्ट्री की, और आज तक भी केंद्र सरकार को जो हमारा TTZ और इको सेंसिटिव जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये ज़मीन आती है, लेकिन बार बार राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखने के बाद भी आज तक भी इसकी मंजूरी वहाँ से केंद्र सरकार से नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि मुख्य सचिव स्तर पर एक कमेटी बना के और इसमें एक समय निर्धारित हो, क्योंकि 2 वर्ष बीत गए हैं और बहुत कम समय बचा है। क्या कमेटी बना के ये संभव होगा कि एक समय सीमा इसकी निर्धारित हो जाए, जिससे कि वहाँ पे हज़ारों जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में दूसरे ज़िलों में जाके रोज़गार के लिए बच्चे जाते हैं उनको वहाँ रोज़गार मिल सके। क्या कोई इस तरह की कमेटी और समय सीमा कोई? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया, सरकार पूरे प्रयास कर रही है। NCRPB से निकालने के लिए हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में है। जैसा आपने कहा, चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में भी जो अपनी बजट घोषणा है उनका रिव्यू होता है। उनको एक बार विभाग को कहेंगे वहाँ जाकर इसको निश्चित रूप से वो इसको टेकअप करे और जल्दी इसकी कार्रवाई करें। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर। प्रश्न संख्या 859 माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कपासण में चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार द्वारा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 95 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र कपासण में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट वे पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र कपासण में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का नामवार एवं संस्थावार विवरण परिशिष्ट से पे संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों को स्थानांतरण से भरने के प्रयास किए जाएंगे। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर दिनांक 28/4/2020 को क्रमशः 6,704 एवं 4,770 पदों पर नियुक्ति दी गई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र कपासण में नर्स श्रेणी द्वितीय के 12 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 22 पदों पर नियुक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त नर्स द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के विरुद्ध 26 कार्मिक UTB पर कार्यरत हैं। शेष पदों को आगामी भर्ती में प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किए जाएंगे। मेल नर्स प्रथम पदोन्नति का पद है। पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के बाद में 6 चिकित्सकों को पद स्थापना मंत्री जी ने किया, इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रश्न लगने के बाद फिर भी कर दिया आपने, धन्यवाद।
क्या मंत्री महोदय ये बताने का कष्ट करेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6 CHC हैं, राशमी, अकोला, कपासन, भोपाल सागर, बांसवाड़ा, मंडिप्या। इनमें डॉक्टरों के 42 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 13 खाली पड़े। ये कब तक लगेंगे? और इनके अलावा इन 6 CHC के अंदर नर्स ग्रेड फर्स्ट, नर्स सेकंड, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, NM और क्लास 4 के टोटल मिलाकर के इनके सारे पद स्वीकृत हैं 164। उनमें से 75 खाली हैं, 75 पद खाली हैं। मंत्री महोदय, ये कब तक आप उनको पदस्थापन करने की कृपा करेंगे, ये जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है। माननीय सदस्य ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने उप CSC के लिए पूछा और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए पूछा है। वहाँ इनके पद पूरे भरे हुए हैं, लेकिन जहाँ खाली थे फिर भी, चाहे आपके प्रश्न लगाने के बाद हमने लगाए हों, हमारी मंशा साफ है कि हम पदों को भरना चाहते हैं। और आने वाले समय में जो भी कमी है, वैकेंसी तो आपके सामने मैंने चार्ट में दे दी है सारी, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से इनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके पहले भी हमने डॉक्टर्स की भर्ती की है अध्यक्ष महोदय, कई जगह डॉक्टर्स नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी से हम जूझ रहे हैं, वहाँ लगाए गए हैं। और जो कमी है सरकार उनको भी पूरा करेगी, और जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया होगी हम और भर्ती करने जा रहे हैं और डॉक्टर्स लगा देंगे। कुछ कमियां रहती है, हमेशा सब जगह रहती है, आपके समय में भी थी, लेकिन मैं भरोसा आपको आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारी मंशा साफ है कि राजस्थान के हर चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त मात्रा में नर्सिंग कर्मचारी लगे, चिकित्सक लगे और बाकी भी लगे। थैंक यू। अगला प्रश्न वाजिद अली। प्रश्न संख्या 460। निवेदन कि जो सब सेंटर हैं, अब सब सेंटर के ऊपर एक NM की पोस्ट है और वो ही नहीं है, तो वो तो ताला लग के बंद है। ऐसी सब जगह कोशिश कर रहे हो। अगला प्रश्न वाजिद। संख्या 460। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र नगर में भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा गत 2 वर्षों में कुल 22,556 किसानों को राशि रुपये 56 करोड़ 94,56,000 का अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति वार किसान विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ये वाजिब अली साहब, ये पूरे ले जाना। खंड 2 जी हाँ, गत 2 वर्षों में 3 ग्राम पंचायतों से संबंधित 2 समितियों द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया, परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, सीकरी एवं जंजार ग्राम पंचायत जो सीकरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में है तथा थून ग्राम पंचायत जो थून ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में है, में रबी में 2021-22 में ऋण वितरण आरंभ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2 के संदर्भ में जो उत्तर में परिशिष्ट 2 पे जो जानकारी दी गई है, इसमें पहले पार्ट में समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऑडिट पूर्ण नहीं कराना, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने की वजह से 2 साल तक लोगों को ऋण नहीं मिल पाया। क्या सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की इस तरह के अधिकारियों पे, जिससे 2 साल तक किसानों को वंचित रहना पड़ा? दूसरा, सीकरी ग्राम सेवा सरकारी समिति में संचालित मिनी बैंक में अनियमितता की जांच हुई, जिसमें व्यवस्थापक की आकस्मिक मृत्यु, ये आकस्मिक मृत्यु नहीं थी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने अपने आप को गोली मारी और करीब 10 करोड़ का घोटाला किया, करीब 200 आदमियों का, जिन्होंने मिनी बैंक में FD में पैसे जमा कराए। 2 साल बाद आज भी वो लोग दर दर भटक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विश्वास लेना चाहता हूं, क्या नवजीवन कोष या लिक्विडेशन फंड के तहत उन लोगों को, गरीब लोगों को सरकार उनका जमा पैसा की पूर्ति करने की मंशा रखती है? इसकी जांच जारी है और ये जानकारी में आया था कि गोली मारकर हत्या की गई है और बैंक में 10 करोड़ रुपए का गबन भी हुआ है। तो इसकी विभिन्न स्तरों पर जांच भी चल रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, विभाग भी जांच कर रहा है और जल्दी से जल्दी उन किसानों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। मुझे 2 साल से जांच चल रही है, जांच लोगों पूर्ण हो चुकी है, जैसे इसमें कहा गया कि जांच करवाई गई है, तो क्या
2 साल बाद भी वो लोग दर भटके, उन्होंने एफडी में पैसा जमा कराया और बैंक में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उस बात का। तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनको पैसा देने की मंशा रखती है क्या नहीं रखती सर? उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? जो सहकारिता के नियम है उसके अनुसार जांच होगी और उसके क्राइटेरिया में आएगा तो ही दे पाएंगे। आदर्श सोसाइटी में भी बहुत सौ के पैसे डूबे, उस प्रकार के बैंक हैं तो उसमें नियम में नहीं आता, सरकार की तरफ से तो भरपाई होगी नहीं। लेकिन अगर अवसायक लगाया गया और उसके मार्फत जो रुपये हो जाएंगे उस परिसंपत्ति से उनको भुगतान किया जाएगा, अन्यथा तो कानून के अनुसार तो वो इस परिधि में नहीं आ रहे हैं। अगला प्रश्न सुरेश रावत, प्रश्न संख्या 461। जी हाँ, माह अगस्त 2016 से दिसंबर 2020 तक लगभग 5000 अधिकारियों कर्मचारियों के लगभग 408 करोड़ रुपए के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान बकाया है। खंड 2, जी हाँ, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों जैसे ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, 5वां 6वां वेतनमान, एरियर इत्यादि का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय ही किए जाने की व्यवस्था निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर की जा सकेगी। निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति पर किया जाना संभव होगा। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि निगम को प्रतिमाह संचालन से प्राप्त होने वाली आय के विरुद्ध निगम के प्रतिमाह संचालन व्यय अधिक है। इस अंतराल की पूरी वित्तीय सहायता की जाती है। निगम के लगभग 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लगभग 408 करोड़ रुपए के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान माह अगस्त 2016 से दिसंबर 2020 तक बकाया है। अतः निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को उक्त अवधि तक के बकाया पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु सरकार प्रयासरत है। माह जुलाई 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों कर्मचारियों को मेडिकल एवं पुत्र या पुत्री के विवाह के आधार पर आउट ऑफ टर्न ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको बिना पेंशन परिलाभ के ही की मृत्यु हो गई, जिनको आज तक परिलाभ का लाभ नहीं मिला, बिना उसके मर गए? ये आपको मैंने वैसे इसमें दी है सूचना। ये जो संख्या आप पूछ रहे हैं, आपने नया क्वेश्चन क्रिएट किया, मैं आपको अलग से भेज दूंगा कितने बाकी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि रोडवेज के घाटे की पूर्ति हेतु क्या कार्य योजना है? अध्यक्ष महोदय, रोडवेज जितने भी देश में चल रही है जन कल्याणकारी संस्थाएं हैं और इसमें आप खुद जानते हैं अभी अभी सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया। अब जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको फ्री में करें, तो रोडवेज घाटे में आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। और उसका कारण ये है कि जहां भी इस तरह की कॉरपोरेशन चल रही है उसमें जन कल्याण मुख्य मकसद है। घाटे से उबारने की बजाय अभी फर्स्ट प्रायोरिटी सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनको कैसे पेंशन का हम लाभ दे सकें, वहाँ कर्मचारियों की जितनी भी डिमांड्स थी उनको कैसे पूरी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस क्रिएट करने के लिए और नई बसें खरीदकर जनता को सर्विस दे सके, इसलिए सरकार समय समय पर इनको सहायता दे रही है। सरकार का मकसद रोडवेज के जरिए जो लाइफलाइन उसका नाम है, जनता तक ज़्यादा सुविधा पहुँचाना है और उसका घाटा पूर्ति तब होगी जब ये स्थिति इस तरह की नहीं है। जन कल्याणकारी जिसने भी मेन मकसद सरकार का लाभ कमाना नहीं है, मेन मकसद सरकार का जन कल्याण के लिए लोगों को सुविधा देने के लिए रोडवेज का संचालन जरूरी है, इसीलिए हम रोडवेज का संचालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न एक प्रश्न रहेगा। अगला हो गया जोगेश्वर गर्ग, प्रश्न संख्या 462। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, ये सही है कि सरकार ने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन दिनांक 2/2/2021 द्वारा किया गया है। परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड का उद्देश्य जोधपुर संभाग के माड़ा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय का सर्वोत्तममुखी विकास करना है। जोधपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के विषय में राज्य सरकार की स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा इस संदर्भ में
विशेष योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग / अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति प्रदान करने का अधिकार है। खंड 3, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लोगों के बारे में सरकार ने सोचा, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ मंत्री महोदय से कि आपने नाम तो रखा है जनजाति विकास बोर्ड, और जो आदेश में जो परिलक्षित हो रहा है वो सिर्फ एक परामर्शदात्री समिति है, और परामर्शदात्री समिति में भी 80% से ज़्यादा अधिकारी हैं, वो अधिकारी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसमें जन भागीदारी तो बिल्कुल हुई नहीं। जो आदिवासी अपने लिए क्या चाहते हैं वो उसमें हुआ नहीं। तो इसको एक बोर्ड के स्वरूप देकर सरकार क्या ये मंशा रखती है कि इसको बोर्ड का स्वरूप दे? जैसे अन्य बोर्ड बने हुए हैं वैसे बोर्ड का अध्यक्ष भी कोई जनप्रतिनिधि हो, उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि हो, मेंबर भी जनप्रतिनिधि हो, तब तो इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। क्या सरकार ये मंशा रखती है कि इसको बोर्ड का ही स्वरूप प्रदान करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार और सरकार की मंशा जनजाति विकास के लिए स्पष्ट रूप से दिख रही है, और वहाँ की परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनजाति बोर्ड का गठन किया है, और उस बोर्ड के गठन के बाद में माननीय अधिकारियों द्वारा समय पर बैठक भी की है। मैं उस संबंध में हमारे तमाम उदयपुर संभाग के 6 जिला कलेक्टरों और हमारे टीएडी के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बैठक करके वहां की परिस्थिति को देखते हुए जो जालोर हो, पाली हो और कहीं सभी जिलों में जो छात्रों के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई हॉस्टल भी स्वीकृत किए हैं, और आने वाले समय में समय समय पर वहाँ की आबादी और वहाँ की परिस्थिति को देख के इसको करेंगे। और जनप्रतिनिधियों का जहाँ तक सवाल है और उनका मनोनयन होने के बाद में हम उनको भी परामर्शदात्री के रूप में लेंगे। अगला प्रश्न हमीर सिंह बायल। दूसरा प्रश्न अगला प्रश्न हमीर सिंह बायल। वो मनोनयन हुआ ही नहीं अभी तक, केवल अधिकारी काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 463। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1, जी नहीं, वर्तमान में प्रदेश के बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित नहीं है, अपितु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 माह फरवरी 2019 से संचालित है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 अक्षत योजना 31 जनवरी 2019 तक ही लागू थी। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 2019 का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ए पर उपलब्ध है। खंड 2, जिला रोजगार कार्यालय बाड़मेर में 30 जून 2021 को विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 23,548 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। उक्त सभी पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं हैं। बेरोजगारी भत्ता केवल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी तथा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत अनिवार्य शर्तों को पूर्ण करने वाले बेरोजगार आशार्थियों को दिया जाता है, और योजना आरंभ से ही 30 जून 2021 तक कुल 2332 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। उक्त योजना अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह, महिला, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योगजन को 3,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। खंड 3, जी हाँ, राज्य सरकार के बजट घोषणा 21-22 के बिंदु संख्या 56 के द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की वर्तमान दरों में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि के साथ अधिकतम आशार्थियों की निर्धारित सीमा 1,60,000 से वृद्धि करते हुए 2 लाख प्रस्तावित की गई है। योजना के दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु प्रस्तावली वित्त विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति उपरांत नवीन भत्ता दिया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते के लिए सरकार के अधिकृत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में क्या ये वादा नहीं किया था कि प्रदेश के सभी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो प्रदेश में आज कुल कितने बेरोजगारों को, कितनों को भत्ता मात्र दिया जा रहा है? खंड बाड़मेर से मैं नहीं करूँगा, बाड़मेर राजस्थान में आ गए, ऐसा नहीं। बाड़मेर के संबंध में पूछना तो पूछे। खंड 2 के अनुसार बाड़मेर में पंजीकृत 23,548 पंजीकृत बेरोजगार हैं, तो मात्र 2332 कोई क्यों? बाड़मेर में के अनुसार जो अभी मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये जो आपने बढ़ाने के लिए कहा है, वो कब तक अपन इसको लागू कर देंगे, ये भी बताने। 3 में लिख दिया, अभी 300 के बोलना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने 3 सवाल पूछे हैं, मैं तीनों का जवाब दे देता हूं। पूर्व में इन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की थी कि नहीं? इसका जवाब है कि नहीं। ये मैं साथ में लेकर आया हूं। श्रम एवं रोजगार, पहला पॉइंट, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपये प्रति माह तक, मतलब कि शिक्षित भी होना जरूरी है, तो उसकी जो सीमा है शिक्षा की, वो कम से कम ग्रेजुएशन रखी गई है कि अगर 3500 रुपये भत्ता, 3000 रुपये भत्ता मिले, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सभी को देने की बात नहीं थी। आपने जो सवाल किया कि 23,000 बेरोजगारों को इस कैटेगरी में आते हैं जो कि जिनको कि भत्ता दिया जाना संभव है, उसमें से 12,104 ने अप्लाई किया। उनका अप्लाई करना भी जरूरी है, वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएंगे। 12,104 ने अप्लाई किया, उसमें से 5211 फॉर्म में कुछ कमी थी, उन्हें वापस लौटाई गई कि आप पूर्ण इसको भरकर वापस दें। 11 फॉर्म मात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर अनुसंधान नहीं हुआ, वो पेंडिंग में है। 4011 फॉर्म वेरीफाइड हो चुके और इसमें से 2037 को मिल रहा है, 318 को मिलकर उनका नाम जा चुका है, उनका समय पूरा हो गया है। मात्र 516 फॉर्म ही हैं जो रिजेक्ट हुए हैं। ये आपकी पूरे बाड़मेर जिले का विवरण है। अगला प्रश्न कटाई और 1 मिनट कटाई में, ये जो इसका खंड 3 है, इस खंड 3 में इन्होंने लिखा है कि निर्धारित किया एक में भी वृद्धि करते हुए 2 लाख प्रस्तावित किया गया है। योजना के निर्देशों किया गया है। योजना के निर्देशों से जारी किया जाने वाली पत्रावली वित्त विभाग को भेजी हुई है। मुझे अगर सही याद है तो बजट 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। उस समय भी जो राजस्थान की लिमिट बताई इन्होंने, वही 1,60,000 की बताई जिनको ये भत्ता देने की इनकी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 लाख करने की दृष्टि से कागज वित्त विभाग को भेजा हुआ है। तो मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि मार्च 2020 से लेकर के अपन अभी 1.5 साल में आ गए। ये जो 1,60 थी, ये अभी भी 1,60 ही है। इसमें कितना समय लगेगा इस 2 लाख की पूर्ति करने के लिए? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बता देना चाहता हूं कि 1.5 साल नहीं, ये इसी मार्च की घोषणा है कि 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिए जाएंगे। इसके साथ में केवल ये एक ही नियम नहीं है, इसके साथ में और भी नियम जोड़े गए हैं कि यदि कोई बेरोजगार है तो उनको कम से कम ट्रेनिंग कौशल लेकर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब भी यदि वो उनको बेरोजगारी भत्ता उस समय मिलता रहेगा। प्लस यदि बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और वो बेरोजगार हैं तो दिन में 4 घंटे अपने गांव में कम्युनिटी सेंटर में, चाहे वो स्कूल में चाहे अस्पताल में, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। इस प्रकार के नए नियम बनकर, नए प्रावधान बनकर इसकी पूरी फाइल तैयार हो गई। उसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि ये इतना आसान नहीं था करना। ये पूरी एक तरह से नई फाइल है और ये इसीलिए इतना समय लगा। 2 महीने का लॉकडाउन भी लग गया इसके अंदर। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा। मंत्री जी, पूरक प्रश्न नहीं पूछ लो, जवाब बहुत लंबा है। पूरक प्रश्न पूछ लें। अध्यक्ष महोदय,
आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि बिना स्वामित्व के या बिना मालिकाना हक के रिको का ऐसा कौन सा नियम है कि जिस नियम के तहत आपने 1983 से लेकर 2021 के बीच कई प्लॉटों का बेचान किया? क्योंकि आपके नाम तो स्वामित्व जो आया है वो 8/9/2021 को आया है, यानी कि 10 दिन पहले आया है। तो इससे पहले कौन से नियम के तहत आपने भूखंड आवंटन कर दिए? अध्यक्ष महोदय, पुराना मामला है। 1983 में ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था और उसके बाद ये जेडीए के नाम ये ज़मीन वापस हो गई थी। जब जेडीए बना तो जेडीए के नाम हो गई थी। आपने सवाल लगाया, उसके बाद ये हमारे अधिकारियों के ध्यान में आई और हमने इसमें प्रयास करके कलेक्टर जयपुर से वाद दायर करके इसको अभी 8/9 को ही आपके रिको के नाम ज़मीन हुआ है। और इस ज़मीन को अभी बहुत जल्दी मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारा विभाग का ध्यान दिलाया। उसलिए ज़मीन अब रिको के नाम ये नामांकन हो गया और इसका सीमा ज्ञान कराने के लिए कलेक्टर को कह दिया गया है। सीमा ज्ञान करा के जो भी अतिक्रमण है, आपकी जो मंशा जो आपने पिछले सवाल उठाया था, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि ये 123 बीघा ज़मीन आपको आवंटन हुई थी और 111 बीघा आपने अपने कब्जे में ली है, आपको मालिकाना हक इसका मिल गया। 12 बीघा ज़मीन के ऊपर कब्जा है, लगभग 40 करोड़ रुपए की ज़मीन है। आपने जांच कमेटी बिठाई, जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी कि हाँ अतिक्रमण है। अब आप समय सीमा बता दो कि 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल में आप इन अतिक्रमियों को बेदखल कर दोगे? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इतनी ज़मीन पे कब्जा नहीं दिया, 112 बीघा ज़मीन पे कब्जा दिया अभी कलेक्टर जयपुर ने, और हमारी कोशिश होगी कि इसमें काफ़ी सब सेंटर बना हुआ है, पुलिस चौकी बनी हुई है, स्कूल बना हुआ है, वो सब चीज़ें बहुत पहले पुरानी बनी हुई है। उन चीज़ों को छोड़कर जो ज़मीन कलेक्टर ने दी है, जो खाली ज़मीन है वो रिको के सुपुर्द कर दी और उसका सीमा ज्ञान जल्दी कलेक्टर करा देगा। जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उस पर जो अतिक्रमण, आपका जो सवाल है मूल अतिक्रमण का, उसको निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अधिकारियों की इसमें नेग्लिजेंसी रही है और उस नेग्लिजेंसी को हम फिक्स करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाकर जिनकी भी नेग्लिजेंसी रही है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करें। अन्य सदस्य